तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। यह प्रश्न जो है सल्तनत काल से है अधिकांश इसमें से। तो सल्तनत काल की शुरुआत कब से होती है? 1206 ईस्वी में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद यहाँ पर मुस्लिम वंश की स्थापना की, और पहला मुस्लिम जो वंश था वो था गुलाम वंश। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से राजा ने, कौन से शासक ने, सुल्तान ने सबसे पहले दिल्ली को सल्तनत की राजधानी या दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया और डी मुइनुद्दीन गौरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला इसमें शासक था, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, पहली बात यह है। और इसने स्वयं को मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि ही माना। मोहम्मद गौरी का ये दास था, और जब मोहम्मद गौरी भारत से वापस गया तो अपने जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया। तो लेकिन जब बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ही सत्ता को संभाला, और लाहौर से इसने नियंत्रण स्थापित किया। लाहौर से नियंत्रण स्थापित किया। और बाद में जब इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलाम निरंतर सत्ता पर जब बैठते रहे तो इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा गया। तो इल्तुतमिश जो है ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और जो बगदाद के अब्बास खलीफा थे उनसे अपने पद की अनुमति प्राप्त की या सहमति प्राप्त की। तो वास्तव में दिल्ली का पहले सुल्तान के रूप में हम इल्तुतमिश को ही जानते हैं, और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये रजिया इसकी पुत्री थी, और गौरी के बारे में मैंने बताया, मोहम्मद गौरी या मुइनुद्दीन गौरी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाले का नाम आप जान चुके हैं, और इसी ने पहली बार नियमित रूप से सिक्के चलाने शुरू किए। और सिक्कों के रूप में इल्तुतमिश ने जो है ये मुख्य रूप से चांदी का टंका और तांबे के जीतल इसने चलाए थे। चांदी का टंका चलाया, चांदी का सिक्का जो था वो क्या था? टंका था, और तांबे का सिक्का जो था वो क्या था? जीतल था, जीतल। तो इस प्रकार से नियमित रूप से सिक्के चलाने वाला भी यह पहला सुल्तान था, और दिल्ली को राजधानी इसी ने बनाया लाहौर के स्थान पर, और यह दिल्ली सल्तनत का यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न, किस सल्तनत शासक ने सीमा विवाद की नीति नहीं अपनाई? ये सीमा विवाद की बात किससे हो रही है? देखिए, मंगोल जो थे, मंगोलों का आक्रमण सल्तनत के लिए बहुत बड़ा संकट था। मंगोल आक्रमण, और मंगोल आक्रमण में जो एक मंगोल था चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान। तो चंगेज खान उस समय ख्वारिज्म का जो राजकुमार था, ख्वारिज्म के राजकुमार मंगबर्नी का पीछा करते हुए दिल्ली तक आ गया था। मंगबर्नी का पीछा करते हुए दिल्ली तक आ गया था। तो मंगबर्नी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, और इल्तुतमिश ने उसको सहायता देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वह मंगबर्नी की सहायता कर देता तो चंगेज खान दिल्ली पर आक्रमण कर देता, और इल्तुतमिश किसी सीमा विवाद में नहीं जाना जाता था। इसलिए इल्तुतमिश ने चंगेज खान के साथ एक संधि की, और इस संधि के अनुरूप दोनों ने अपनी सीमाओं का स्पष्ट विभाजन किया। तो इस समय इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को न केवल मंगोल आक्रमण से बचाया, बल्कि मंगोलों के साथ अपने सीमा संबंधी विवादों को निपटा करके इसने दिल्ली सल्तनत की रक्षा भी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय में? बताया मैंने अभी आपको, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन कैसे? अपनी सूझबूझ से इल्तुतमिश ने इस आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी। बाद में बिन तुगलक के काल में बहुत सारे आक्रमण हुए थे, और जो
बिन तुगलक ने इसी से बचने के लिए अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो उत्तर है बी बलबन। देखिए बलबन कौन था? बलबन से पहले रजिया और रजिया से पहले इल्तुतमिश। रजिया कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी नामक एक संगठन बनाया था, तुर्कान ए चहलगानी। और ये तुर्कान ए चहलगानी क्या था? ये 40 तुर्कों का एक समूह था, 40 तुर्क थे इसमें। तो 40 इन तुर्कों का यह समूह सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश को सहायता देता था और इल्तुतमिश इनसे बहुत महत्वपूर्ण सलाह देता था। इनके पास बहुत सारे अधिकार थे। तो ये सब समान पद थे, 40 तुर्कों के ये जो पद थे समान थे। तो ये सब आपस में सत्ता के लिए परस्पर प्रयत्न करते रहते थे, एक दूसरे से सत्ता हथियाने का प्रयास करते थे। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर यहाँ पर इन तुर्कान चहलगानी के जो अमीर थे, जो पद थे, वो अलग अलग व्यक्तियों का समर्थन करने लगे। तो जाहिर सी बात है कि रजिया को भी इन्होंने विरोध किया, क्योंकि रजिया एक स्त्री थी। तो रजिया को भी सत्ता से हटा दिया गया। और इसी 40 तुर्कान में बलबन भी एक था, इन्हीं 40 में बलबन भी एक था, यानी कि बलबन इल्तुतमिश के तुर्कान चहलगानी का एक सदस्य था। लेकिन बाद में सत्ता पर कोई स्पष्ट दावेदार न होने की वजह से बलबन ने मौके का लाभ उठा करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हथिया लिया। और वह जानता था कि इस तुर्कान चहलगानी की शक्ति को कम किए बिना राजा का पद महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तो राजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए बलबन ने तुर्कान चहलगानी की शक्ति को कमजोर किया और राजत्व का जो सिद्धांत था उसको मजबूत किया। यानी कि राजा की शक्ति में वृद्धि करने के लिए, राजा की शक्ति जब मजबूत होगी तो शासन मजबूत होगा और यहाँ पर विद्रोह नहीं होंगे। तो राजा की शक्ति को मजबूत करने के लिए इसने रक्त एवं लौह का राजत्व का सिद्धांत अपनाया, जिसमें राजा का पद रक्त की शुद्धता पर आधारित था और तलवार के बल पर इस गद्दी की सुरक्षा की जाती थी। तो कुलीनता और शक्ति, इन दोनों का मिश्रण रक्त एवं लौह की नीति के आधार पर बलबन ने अपनाया था और इन्होंने सुल्तान के पद और गरिमा में बहुत ज्यादा वृद्धि की। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की सत्ता को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की थी? तो अभी मैंने बताया कि बलबन जो है, अगर प्रश्न होता कि किसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी तो उत्तर हो जाता इल्तुतमिश। पूछा गया कि किसने इसको तोड़ा तो बलबन ने इसको तोड़ा, क्योंकि बलबन स्वयं इस तुर्कान चहलगानी का सदस्य था और वह नहीं चाहता था कि ये जो तुर्कान चहलगानी हैं इनके रूप में कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि इनमें सबके पास समान शक्ति थी। तो शक्ति के लेकर के परस्पर संघर्ष होते रहते थे। तो इसने तुर्कान चहलगानी की शक्ति को तोड़ डाला था बलबन ने। कथन है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही है। कारण था वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। यह भी सही है, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा में मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा होते थे, इसीलिए इसने इन आक्रमणों से बचने के लिए अपने पुत्र को वहां पर सुरक्षा करने के लिए भेजा और वहां किलाबंदी या किले का निर्माण कराया। दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता, क्योंकि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की। इसका कारण ये था, इसका असली व्याख्या ये होती कि क्योंकि वह उस समय जो एक तुर्कान चहलगानी के रूप में जो समान शक्ति का वितरण था उसको तोड़ करके संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में लेना चाहता था। तो ये ऐसा नहीं है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, किंतु व्याख्या नहीं करते, उत्तर बी हो जाएगा। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सिकंदर से बहुत ज्यादा प्रभावित था और वह सिकंदर के समान ही विश्व विजेता बनना चाहता था। तो विश्व विजेता बनने की चाहत ने ही इसने सिकंदर की उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने।
कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया? ए बलबन, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन अपने मित्र और उलेमा के कहने पर इसने ऐसा विचार छोड़ दिया क्योंकि इससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता था। निम्न में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? ए इल्तुतमिश, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो डी हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा हुए थे, तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसने केंद्रीय सेना का गठन किया और केंद्रीय सेना वह सेना थी जो सदैव ही दिल्ली में रहती और सेना को नगद वेतन देने की परंपरा भी इसने शुरू की। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए जिसमें अतिरिक्त मुद्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मुद्रा के संकट को दूर करने के लिए इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार किए थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे, आगे आएंगे हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक विशेष सेना, रिजर्व सेना जिसको हम कह सकते हैं रिजर्व सेना या केंद्रीय रिजर्व सेना के रूप में विशेष सेना का गठन किया था। मंगोल क्यों किया था? मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने के लिए। ठीक है, हजार दीनारी के नाम से किसे जाना जाता था? ए बलबन, बी मलिक काफूर, सी सिकंदर लोदी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता था क्योंकि अलाउद्दीन ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। इसे दिनार उस समय की मुद्रा को कहा जाता था, तो 1000 दिनार में खरीदे गए इस मलिक काफूर का नाम ही पड़ गया हजार दिनारी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? खलीफा वैसे कौन था? खलीफा वो था जो बगदाद में था और जो उस समय विश्व के सभी मुस्लिम शासकों का मुखिया या चीफ हुआ करता था। लेकिन इनमें से कोई एक है जिसने स्वयं खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, तो वो कौन है? वो था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। यह गलत है क्योंकि अभी अभी हमने जाना कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक आ पहुंचा था और उस शहर पर घेरा डाल दिया था। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत मंगोल आक्रमण हुए थे और मंगोल आक्रमण करते करते मंगोल जो है वो दिल्ली तक आ पहुंचा था। बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। ये गलत है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हारा नहीं था बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को पराजित किया था। तो केवल 3 सही है आंसर हमारा। केवल दूसरा सही है, ये नहीं, केवल दूसरा सही है तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ए तुगलक, बी खिलजी, सी सैयद और डी लोदी। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों पर विजय प्राप्त की और मंगोलों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही इसने गाजी मलिक या मलिक गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसी गयासुद्दीन तुगलक ने बाद में तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया और दौलताबाद का एक दूसरा नाम भी है देवगिरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए जो कि बहुत ही विवादित रहे और उनमें से एक था राजधानी परिवर्तन। वास्तव में राजधानी परिवर्तन 2 उद्देश्य के लिए किया था, आगे प्रश्न आएगा हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी का राजधानी जब लेकर के गया तो इसमें इसको सफलता नहीं मिली और वापस इसको राजधानी लेकर के आना पड़ा। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से देवगिरी ले गया था। ठीक है,
अगला, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक के निम्न में से कौन से उद्देश्य रहे होंगे। ये जो अभी प्रश्न हमने पीछे आपको बताया कि दौलताबाद जब राजधानी गई लेकिन सफलता तो नहीं मिली, पर दौलताबाद में एक मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम सल्तनत के तत्व जरूर पहुंच गए थे और बाद में इसी को बेस बना करके बहमनी साम्राज्य, दक्षिण में बहमनी साम्राज्य या राज्य की स्थापना हुई और दक्षिण में बहमनी और विजयनगर, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहीं ना कहीं यहाँ पर दक्षिण में ऐसे तत्व बो दिए थे जिनकी वजह से यहाँ पर इस तरह के नए राजवंशों का उदय हो गया था। ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के बारे में क्यों सोचा, ऐसे कौन कौन से उसके उद्देश्य थे। तो पहला है, दौलताबाद में स्थानांतरण से उन्हें दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता। बहुत सही है बिल्कुल, क्योंकि दक्षिण में जो सल्तनत के जो क्षेत्र थे जिन पर, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था और दक्षिण तक विस्तारित था, लेकिन नियंत्रण नहीं, उत्तर भारत से इस दक्षिण भारत के क्षेत्र पर सीधे नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए वह चाहता था कि राजधानी अगर मध्य या दौलताबाद में रहेगी तो वहां से दक्कन और गुजरात पर भी वह नियंत्रण स्थापित कर पाएगा। इससे पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होती, ये इसका उद्देश्य नहीं था ऐसा कोई। यह उत्तर पश्चिमी सीमा से सीधे मंगोल आक्रमण से उन्हें संरक्षण देता, बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली जो है वह मंगोल आक्रमण की दृष्टि से सदैव असुरक्षित रहती थी। तो दिल्ली को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना और दक्षिण के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना, इन दो उद्देश्यों के साथ राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था, स्थानांतरित किया था किसने, बिन तुगलक ने। तो क्या क्या सही होगा इसमें, पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन सी सही होंगे। अगला प्रश्न, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया। कौन था इब्न बतूता, एक मोरक्को का एक यात्री था, ठीक है, मोरक्को का यात्री था जो भारत में आया और इसने अपना एक यात्रा वृतांत लिखा जिसका नाम है रेहला, ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में आया था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और बिन तुगलक द्वारा किए गए तमाम कार्यों को यह अपनी पुस्तक या अपने विवरण में रेहला में बताता है। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, यह किसके निधन पर बदायूनी द्वारा की गई टिप्पणी थी। इनमें से कौन था जिसकी मृत्यु पर बदायूनी ने ये शब्द कहे थे कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों ऐसा कहा इनके लिए, क्योंकि बिन तुगलक के जो तमाम सुधारवादी कार्य थे उनकी वजह से जनता बहुत परेशान थी। इसके अलावा बिन तुगलक ने कई ऐसे कार्य किए जो अधूरे रह गए और उनका जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो जब राजधानी बदली तो जनता को परेशानी हुई, और लेकिन राजधानी बदलने का जो इनका प्लान था वो भी सफल नहीं हुआ, फिर से वापस दिल्ली आना पड़ा। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा इन्होंने चलाई, इसके अलावा कराचिल अभियान, खुरासान अभियान और ऐसे तमाम इनके कार्य थे जिनकी वजह से जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को यह माना जाता है कि यह बुद्धिमान मूर्ख था, यानी कि इसके द्वारा किए गए कार्य समय से आगे थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो इन तमाम कार्यों की वजह से इसे अद्भुत गुणों का मिश्रण भी कहा जाता है। तो बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कथन कहा था जब उसकी मृत्यु हुई। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सबसे अधिक गुलाम इनमें से किसके यहाँ थे, तो सबसे ज्यादा गुलाम थे फिरोज तुगलक के यहाँ। और फिरोज तुगलक कौन था, फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था, चचेरा भाई था। और बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक ने सत्ता संभाली और गुलाम इतने ज्यादा थे कि उनके लिए अलग से विभाग बना दिया और उस विभाग का नाम था दीवाने बंदगान। दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज तुगलक ने ही की थी और इसका संबंध किससे था, दास या गुलामों से था, और गुलामों की संख्या सबसे ज्यादा इन्हीं के समय में थी। इसके अलावा बहुत और अन्य महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए, ठीक है ने। तो फिरोज तुगलक इसका सही उत्तर होगा। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, यानी कि इनमें से वो कौन सा पहला भारतीय शासक है जिसने राज्य या सरकारी खर्चे पर हज यात्रा का प्रबंध या व्यवस्था की थी। तो वो भी कौन है, फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक ने हज यात्रा को प्रमोट करने के लिए सरकारी खर्चे पर लोगों को वहां जाने का खर्चा पूरा अपने ऊपर लिया। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न, ये है इसकी आंसर शीट
और इसको करते रहिए, और अब ब्रेक नहीं होने पाएगा, अब कंटिन्यू आएंगे पहले की तरह, तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रीलिम्स अब बहुत दूर नहीं है। और ये जितने भी प्रीलिम्स आपके होने हैं 2024 में, उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन का प्रारूप भी हमने बदल दिया है, और साथ साथ इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको दे रहे हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पूरे सिलेबस को बहुत ही कम समय में रिवाइज आप यानी कि क्विक रिवीजन के लिए ये पूरा कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। थैंक यू।